हाय, दिस इज मती रजन, यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल एमजे ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस लेक्चर में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी का, क्लास 11 का। तो चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, कौन कौन सी चीजें बिजनेस कहलाती हैं, बिजनेस कैसे किसी चीज को बोल सकते हैं या किसी चीज को बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या बिजनेस है क्या। तो ये मार्कर मैं अगर आपको बेच दूं तो क्या ये एक बिजनेस है? तो सबसे पहला एलिमेंट होता है कि अगर आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो या उससे कोई सामान खरीद रहे हो, मैंने ये 30 का मार्कर खरीदा था और 50 रुपीज में आपको बेच दिया, मतलब मैंने प्रॉफिट कमाया। तो क्या ये बिजनेस है? क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस है? या फिर अगर प्रॉफिट नहीं कमाए तो क्या वो बिजनेस नहीं है? तो बिजनेस की डेफिनेशन बड़े अच्छे से क्लियर कर देती है कि बिजनेस कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें नहीं है। तो सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन बोलती है आपको कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसके रिटर्न में आपको मनी मिले, पैसा मिले, जिसको ऑब्जेक्टिव ही था पैसा कमाना। तो अगर अपने पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से कोई एक्टिविटी की है तब वो एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर वी आइदर प्रोड्यूस गुड्स, जहां पर हम या तो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, और प्रोक्योर एनी सर्विसेज, या किसी सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं। कोई सर्विस रेंडर करते हैं या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या तो खरीदते या बेचते हैं हम लोग गुड्स एंड गुड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं। और ये गुड्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे बेचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये मार्कर बेच दिया या आपने अपनी 10वीं क्लास की बुक किसी को बेच दी तो बिजनेस कहलाएगा। नो, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे ये काम नहीं करते। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहे हो तभी वो खरीदना बेचना बिजनेस कहलाएगा। और उसमें कुछ ना कुछ रिस्क एलिमेंट शामिल होता है और आपका मोटिव हमेशा प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर आप समाज सेवा कर रहे हो तो आपका ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज को बना रहे हो या बेच रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, रिस्क उठा रहे हो और आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। इसकी फीचर्स क्या होते हैं? आपके फीचर्स बड़े आसान तरीके से बता दिए गए हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हम लोगों ने बता दिया। वह एक्टिविटीज जिसको हम लोगों ने पैसा कमाने के लिए किया उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको पैसा कमाने के लिए नहीं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेलने जाते हो बट आपको पैसा नहीं मिलता है, तो वो आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। विराट कोहली को उसके लिए पैसा मिलता है, उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। सो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा, या तो हम कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या तो कोई सर्विस को रेंडर कर रहे होते हैं। हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कोई इंडस्ट्री खोल सकते हैं। यानी सारी जो इंडस्ट्री है वो बिजनेस का ही पार्ट है। और जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर की सर्विस हो, वो कोई टीचर की सर्विस हो, लॉयर की सर्विस हो, वो भी एक तरह से बिजनेस का ही पार्ट है। और डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया वंस इन अ व्हाइल देन यू विल बी कॉल्ड बिजनेसमैन। नो, इफ यू आर डीलिंग इन दैट गुड्स और सर्विसेज, इफ आई एम टीचिंग यू वंस इन अ व्हाइल देन आई विल नॉट बी कॉल्ड एज अ टीचर, और दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है तो उसको बिजनेस बोलेंगे ही नहीं। आपने अपनी शर्ट अपने दोस्त को बेच दी, बदले में आपको प्रॉफिट भी हुआ, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज ऑन अ रेगुलर बेसिस पे ये नहीं किया गया है। प्रॉफिट अर्निंग, व्हाट इज प्रॉफिट अर्निंग? तो प्रॉफिट अर्निंग मींस if you are selling something, your cost price is 50 and you're also selling it for rupees 50, then it will not be called business because you are not getting any profit in this. So it will not be called business. Profit earning is a main thing. Then the last feature is risk. Without taking risk you can't run any business. Please shut the door. आ जाओ. Shut the door. So if you are getting any risk, without getting risk, it means there is no such a business where there is no risk. In every kind of business there is risk. So without risk
You can't run any business. So the business, that activity which is economic activity, will be considered as business. Economic means you will get paid for it. आपको पैसे मिलेंगे. And also किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना या सर्विस रेंडर करना is also a business activity. रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए एंड ऑल्सो रिस्क होना चाहिए. ओके, इसे डाल ले यहां तक. So the next is, what are the business objective? Main objective of business is to earn profit. Profit कमाना ही सबसे important चीज है. एक्सेप्ट प्रॉफिट और क्या हो सकता है यार. द मेन थिंग इज प्रॉफिट. आप काहे के लिए बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, सर्विस देना चाहते हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट प्रॉफिट. बट प्रॉफिट के अलावा भी देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स जो हमें अचीव करने होते हैं. अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एंड देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर भी 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. तो सबसे पहले आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते बिजनेस. सबसे पहले आपको सरवाइव करना आना चाहिए. अब कहीं पे भी जाते हो बिजनेस करने के लिए तो आपको पहले कॉस्ट को कट करना होता है और सरवाइव करना सीखना होता है. अगर आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, आप सही शुरू में ही हाई रॉकेट प्राइस पे कुछ नहीं बेचने लग जाओगे. पहले आप सरवाइव करना सीखोगे कि यार ऐसे सरवाइव किया जाता है, फिर जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे. तो आपको पहले कॉस्ट थोड़ी कम करनी पड़ेगी या फिर आपको प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा. पहले सरवाइव करोगे जहां आपको ना ही कोई लॉस हो कोई प्रॉफिट. एक बार आपका बिजनेस चल गया तो आपको आराम से प्रॉफिट होगा, प्राइस हाई कर सकते हो, लोगों तक आप पहुंच गए. अगर आप शुरू में ही प्रॉफिट कमाने की सोचने लग गए तो हो सकता है आपको बोरिया बिस्तर बंद करके घर जाना पड़ेगा. एक बार बिजनेस चल गया तो फिर आप प्रॉफिट कमाते हो, प्राइस बढ़ा देते हो, और प्रॉफिट कमाने के बाद आप क्या करते हो, ग्रोथ करते हो, आप एक्सपैंड करते हो, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हो और कुछ गुड्स लेके आते हो और उनको क्या करते हो, बेचते हो, नई ब्रांचेस खोलते हो, बहुत सारी चीजें करते हो. एक्सपेंशन का मतलब नई ब्रांच खोलना और नए गुड्स इंट्रोड्यूस करना. आप सिर्फ कपड़े बेच रहे थे तो उसके साथ आप जूते दूसरे चीज भी बेचना स्टार्ट कर देते हो. Then there are some social objectives. सोसाइटी के लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा. बिजनेस से आपने इतना कुछ लिया है तो बिजनेस को देना भी तो पड़ेगा. So there are some social objectives like supply of desired quality. समाज चाहता है यार, देखो ये ऑब्जेक्टिव इसलिए भी है कि अगर आप समाज को सही चीज दोगे तभी आपका बिजनेस चल पाएगा. सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रखोगे तो आप ये सारी चीजों को भूल जाओगे. अच्छी क्वालिटी गुड्स दो, पॉल्यूशन मत करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, फ्री हॉस्पिटल खोल दिया या चैरिटेबल कोई ट्रस्ट बना दी, स्कूल एजुकेशन फ्री कर दिया, कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया समाज को. इससे आपकी इमेज अच्छी बनती है. पॉल्यूशन को अवॉइड किया बिकॉज पॉल्यूशन क्रिएट भी करती है कंपनी, तो इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी एंड यू विल बी सर्वाइव्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर सम ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जैसे प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, टाइम टाइम पे प्रमोशन देना, सही सैलरी देना, परफेक्ट रेम्यूनरेशन जिसको बोल सकते हैं, और अलग से कुछ सुविधाएं देना. एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कुछ हो सकती हैं जैसे कि रेंट फ्री हाउस, मेडिकल फैसिलिटी, इस तरह की चीजें. रेंट फ्री हाउस, मेडिकल फैसिलिटी, आ जाओ अल्लाह मत करना, बस मेडिकल फैसिलिटी एंड दैट्स इट. ओके, तो यहां तक आपका ऑब्जेक्टिव था. So how can you categorize business activities? Actually, you can categorize business activities in 2 categories, 2 broad categories, and these 2 broad categories are, the first one is industry and the second one is commerce. So actually commerce is a part of a business activity. So here we categorize industries into 3 categories: primary, secondary and tertiary. Industry means the part of business activity which actually produces something which is related with production of
गुड्स, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एंड एक्चुअली में जो कॉमर्स है वहां पर मोस्टली सर्विसेज दी जा रही है। क्या दी जा रही है? सर्विसेज। तो शुरू में हमने बताया था बिजनेस जो होता है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर वी ईदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर सम सर्विसेज और प्रोड्यूस सम गुड्स। तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा जाता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है वो रिलेटेड रहती है विथ रॉ मटेरियल, वो एक्चुअली में जो गुड्स अब प्रोड्यूस करती है वो यूज होते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, और सेकेंडरी इंडस्ट्री को किस में कन्वर्ट कर देती है? फिनिश गुड्स में, यानी एक्चुअली वो सामान जो बिकता है मार्केट में। प्राइमरी इंडस्ट्री में मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान रहते हैं, और ऐसे जो नेचर से रिलेटेड गुड्स होंगे। इसमें दो तरह की इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक जहां पर आपने एफर्ट लगाया है, आपने खुद उसको रेयर किया, ब्रीड किया, रिप्रोडक्शन करवाया उसका, जैसे गाय बकरी पालना, ब्रीडिंग ऑफ कैसल्स, पीसी कल्चर, मछली पालना, डेयरी फार्मिंग, और ऐसे मिल्क यील्डिंग एनिमल को पालना जिनसे दूध निकलता है। नर्सरी, छोटे छोटे पौधों को उगाना और उनको बेचना। एक्सट्रैक्टिव मतलब जहां पर आपने कुछ खास एफर्ट नहीं लगाया, पहले से ही नेचर में था, आप बस उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको अलग कर ले रहे हो। माइनिंग, फिशिंग, किसी तालाब में जाके फिश को मार देना, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। जबकि खुद उनको दाने डालकर तालाब में रिप्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड पिसीकल्चर। नर्सरी मतलब पौधों को उगाना, टिम्बर कटिंग मतलब जो पौधे उगे हुए उनको कट कर देना। तो ये दोनों ही रिलेटेड है विद एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल और नेचुरल आइटम्स, और इनको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में रखते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही लो होता है, लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी होता है, और इसमें बहुत ज्यादा हमारी जो देश की जनसंख्या वो डिपेंडेंट रहती है। अराउंड 70% लोग यही काम करते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन केवल 17%, 17% ही रहता है। इस वजह से हमारे देश में मोस्टली लोग लोअर क्लास के हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं अपनी बेसिक लाइफ में, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, बिकॉज इधर से उनको ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, और लोग भी इसमें कम डिपेंडेंट है। ये दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। ऐसी इंडस्ट्री का वो हिस्सा जो एक्चुअली में जिसको मार्केट में ले जाकर सॉरी सेकेंडरी इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स बनाई जाती है, यहां से रॉ मटेरियल लिया जाता है। अगर फिनिश गुड्स बनाकर मार्केट में बेचा जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा कहलाता है। इसके अंदर चार इंडस्ट्री आती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली और प्रोसेसिंग। एनालिटिकल मतलब ऐसा कोई आइटम लेना जैसे क्रूड ऑयल, जिसमें रॉ मटेरियल एक ही हो, और उस एक रॉ मटेरियल से हम बहुत सारे फिनिश गुड्स बना ले। जैसे क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस तरह के बहुत सारे आइटम बना लेते हो। जबकि सिंथेटिक इंडस्ट्री में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल मिलाकर हम एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। यहाँ पर एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश गुड्स बन रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बन रहा है। जैसे कॉस्मेटिक आइटम, पेंट इंडस्ट्री इसके अंदर आते हैं। असेंबली का मतलब बहुत सारे फिनिश गुड्स मिलकर एक नया फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग असेंबली। कार इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री इसके अंदर आती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पर हर एक जो भी हम लोग आइटम बना रहे हैं उसको बहुत सारे प्रोसेस से होकर, बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री आती है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर बेचा नहीं जा सकता, जो जहां पर बना है वहीं पे रह जाएगा। जैसे रोड्स, डैम्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जिसको समझना बड़ा ही आसान है। इधर ज्यादा फायदा है, इधर कम फायदा है। इसके बाद आ जाती है आपकी टर्सरी इंडस्ट्री, जो पूरी तरीके से सर्विस के ऊपर है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा है और सबसे कम लोग इसमें डिपेंडेंट है, बहुत ही कम लोग इसमें इन्वॉल्व है, और इसका कंट्रीब्यूशन लगभग हमारे जीडीपी में 53% है। इसके अंदर सारी सर्विसेज आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस एंड एडवर्टाइजिंग की सर्विस।
इसको अच्छे से समझाया जाएगा कॉमर्स में भी, क्योंकि कॉमर्स के भी फंक्शन सेम ही है। फंक्शन ऑफ कॉमर्स भी इसी को बोलते हैं। एक्चुअली में कॉमर्स और टर्सरी इंडस्ट्री और एड टू ट्रेड लगभग सारी सेम चीजें ही हैं, तो उसको वहां पर समझ लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इंडस्ट्री को। हम लोगों ने बता दिया बिजनेस एक्टिविटी को दो हिस्से में बांटा गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को तीन हिस्से में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी को दो हिस्से में बांटा गया, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी को दो हिस्से में बांटा गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। और टर्सरी सीधे सीधे सर्विसेज है। जेनेटिक क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, ये बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली और प्रोसेसिंग टाइप की इंडस्ट्री में एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा क्रूड ऑयल है, ऐसा कॉस्मेटिक है, ऐसा कार एंड मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऐसा शुगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कॉमर्स के अंदर दो चीजें आती है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है एक्चुअली में लिंक प्रोवाइड करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सामान को बनाता है बट वो सामान बनाकर कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकता, वहां तक वो बेचने में नहीं ला सकता उसको। तो सामान बन जाता है एक जगह, बट अगर अंबानी सामान बनाएगा तो आपको लगता है अंबानी सबको बेच पाएगा? नहीं, उसको एक लिंक बनानी पड़ेगी। वो किसी ऐसे बंदे को बेचेगा जो उसको किसी और को बेच सके। वो बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा किसको? कस्टमर को। तो ट्रेड के अंदर यही बताया है। ये दो तरह का होता है। इंटरनल ट्रेड मतलब जब सामान को अपने देश के अंदर ही बेचा जाता है विद इन अ ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ दैट कंट्री, तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और जब सामान को दूसरे देशों में बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर दो मेन लिंक होती है, एक रिटेल और एक होलसेल। होलसेलर वो होता है जो सामान बल्क में खरीदता है और बल्क में बेचता है, बल्क में परचेस करता है और बल्क में ही सेल भी करता है। उसको ज्यादा सामान खरीदता है, ज्यादा सामान बेचता है, प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है, वन लाइन प्रोडक्ट रखता है, एक ही तरह का सामान रखता है और उसको बेचता है। किसको बेचता है? वो रिटेलर को बेचता है। रिटेलर ज्यादा कैपिटल नहीं लगाता है, वो वैरायटी ऑफ सामान रखता है। और वो किसको बेचता है? कस्टमर को। इस तरह से मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को बेच देता है और कस्टमर तक सामान पहुंच जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश में को सामान बेचना। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से सामान खरीदना। और एंटरपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से सामान खरीद कर यूज नहीं करना, उसको किसी और कंट्री को बेच देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों चीज आ जा रही है। पहले तो हम दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हम क्या कर दे रहे हैं? उसको वापस से दूसरे देश को बेच दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो आपका कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। ऐसा कौन करता है? तो ऐसा यार आप देख ले तो पाकिस्तान हमसे डायरेक्टली नमक नहीं खरीदता है, तो हम बेचते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान हमसे खरीद कर पाकिस्तान को बेच देता है, इससे उसको प्रॉफिट हो जाता है। आपका जो भूटान है या श्रीलंका है, वो पेट्रोल सीधे सऊदी अरेबिया से नहीं खरीदते हैं, हम सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। और वहां पर पेट्रोल की कीमत 63 रुपीज है, जिनको हम खुद ही बेच रहे हैं, और यहाँ पे पेट्रोल की कीमत 110 रुपीज है। ऐसा क्यों? ये आप खुद पता करें, क्योंकि इंडिया में बहुत ही हैवी टैक्सेस भी लगा दिए जाते हैं। एड्स टू ट्रेड का मतलब अगेन वही सर्विसेज देना ही है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी की सारी सर्विसेज ही हैं। तो इस पूरे चार्ट में आपको याद करना है एक्चुअली में प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट डाउन ऑल द चार्ट, दिस इज वेरी गुड समरी ऑफ दिस चैप्टर। अगेन इस बाद में इसके बस बचता है फंक्शन ऑफ कॉमर्स एंड रिस्क वाला एलिमेंट, उसको कर लें हम, इसको एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, इसको नोट। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉमर्स। हमने बता दिया है बिजनेस एक्टिविटी को दो हिस्सों में बांटा गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स एक्चुअली में होता क्या है? आपने ऑप्ट किया होगा कॉमर्स, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो कॉमर्स होता क्या? व्हाट इज कॉमर्स एंड कॉमर्स के एक्चुअली में फंक्शन क्या है, वो हमने शॉर्ट में वहां पे बता दिए थे, नाउ हम उसको डीप में बताने जा रहे हैं। तो कॉमर्स होता क्या है? ऑल दोस एक्टिविटीज, आप याद कर लो, हो सकता है आप 12वीं क्लास में चले जाओ या उसके आगे चले जाओ, बीकॉम में, एमकॉम में। हमने कॉमर्स लिया था लेकिन आपको कॉमर्स का मतलब ही नहीं पता। कॉमर्स मीन्स ऑल दोस एक्टिविटीज which actually facilitates or helps to transfer product from producer to
कस्टमर, या फिर आप बोल सकते हो वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक सामान को पहुंचाने में मदद करती हैं, वो सारी सर्विसेज, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमर्स। नहीं समझ में आया? देखो, आप मान लीजिए अंबानी जो है सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, यस। अब अंबानी खुद तो सामान बेच नहीं सकता वहां लास्ट तक ले जाके। एमडीएच मसाले आप देखते थे, वो एक ओल्ड मैन का एड आता था उसमें कि उसने मसाले बनाए, क्या वो आपको मसाले बेचता था? नहीं, बट आप उसके मसाले यूज कर चुके हो। इसी तरीके से बहुत सारी नमकीन, बिस्किट, बहुत सारे ऐसे ब्रांड होंगे जिनके आप नाम जानते हो। क्या ओनर खुद आपको बेचने आता है? नहीं, आप तो रिटेलर से खरीदते हो। तो ओनर एंड कस्टमर तक पहुंचने के बीच में जो लिंक बना रहे हैं, ये जो आपका कौन है? होलसेलर और रिटेलर है। जिस पर्सन के हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है वो किसका काम है? कॉमर्स का। तो पहला ये एक लिंक बनाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। दूसरा, गुड्स को बनाया जाता है दिल्ली में और बेचना होता है केरला में, तो वो पहुंचेगा कैसे वहां तक? तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, सामान को इधर से उधर तक ले जाना। पहले तो सामान को एक व्यक्ति ना बेचकर कोई और बेच रहा है, जो बना रहा है कोई और, बेच रहा है कोई और, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव किया जा रहा है। एंड ऑल्सो सामान बना कहीं और है, बिक कहीं और रहा है, तो वहां से वहां तक पहुंचा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन या रिटेल करना, उसको होलसेल में बेचना, लिंक बनाना, ये सारे कॉमर्स की क्या एक्टिविटीज है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा होगा, ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में और प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी एक्टिविटीज हेल्प करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमर्स बोलते हैं। फंक्शन ऑफ कॉमर्स में लिखा हुआ है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। कैसे करता है वो हमने बता दिया। ट्रेड लिंक बनाता है। कैसे करता है? मैन्युफैक्चरर सामान को बनाता है, मैन्युफैक्चरर से सामान कहां चले जाता है? होलसेलर के पास, और होलसेलर से किसके पास चले जाता है? वो आपके रिटेलर के पास। इसके बाद आपका हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, तो हमने बताया यार ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान बनता दिल्ली में, बिकता मुंबई में, केरला में, गुजरात में, हर जगह है। किसके थ्रू होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाए या ये ट्रेड लिंक बनाना हो जाए, ये सारे के सारे किसके फंक्शन है? ये सारे के सारे कॉमर्स के फंक्शन है। तो आपके घर के सामने जो किराने की दुकान है, मैंने बोला यार हर एक चीज, हर एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उसको पहचानने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन ही टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो आपके सामने जो किराने वाला है, जो आपको सामान बेच रहा है, वो किस में आता है? वो इंडस्ट्री में आता है। क्या वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है कि सेकेंडरी? नहीं, वो कुछ मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा है, ना ही कोई रॉ मटेरियल बना रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है आपको, तो वो क्या टर्सरी सेक्टर में आता है? वो कॉमर्स में आ जाता है। एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में ही बोल सकते हो, या फिर आप उसको कॉमर्स का हिस्सा समझो। वो आपको बस कुछ नहीं कर रहा है, वो किसी और से सामान खरीद कर आप तक पहुंचा दे रहा है, तो वो इस लिंक का हिस्सा बन रहा है, तो वो भी कॉमर्स का ही पार्ट है। और कॉमर्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। फिर आपने ये भी देखा होगा, कुछ सामान जैसे अभी ठंडी खत्म हो गई, गर्मी आ गई, ठंडी में मटर मिलते थे, वो मटर लेकिन आपको पूरे साल तक मिलेंगे, तो उसको स्टोरेज करने का काम कौन करता है? तो कॉमर्स में ये बोला जाता है कि यार कोई भी चीज बनती है एक टाइम पे और बिकती थ्रू आउट द ईयर है, तो इट हेल्प्स इन द रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम के हिंड्रेंस को खत्म करता है। और ये कैसे करता है? वेयर हाउसिंग के द्वारा। वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी होती है वो भी किसके अंदर आती है? कॉमर्स के अंदर आती है। अब अगर किसी को पैसे की जरूरत है, दे डू नॉट हैव इनफ मनी, कहां से पैसा लिया जाए, या फिर जो खरीदने वाला बंदा है उसके पास पैसे नहीं है, या बेचने वाले के पास पैसे नहीं है, मैन्युफैक्चरर के पास पैसे नहीं है, तो ये पैसे की जो समस्या या एक्सचेंज करने की जो समस्या है उसको कौन रिमूव करता है? तो बैंकिंग सेक्टर जो है हेल्प करता है इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। बैंकिंग सेक्टर, बैंक से आप लोन ले सकते हो और अपनी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, फाइनेंशियली एडवांटेज ले सकते हो। देन आपने बोला बिजनेस करना तो आसान है, बट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और इस रिस्क की वजह से बहुत सारे लोग इसे करना नहीं चाहते कि कभी भी हो सकता है हमारे ने करोड़ों का माल खरीदा, आग लग गई रातों रात, तो आपको करोड़ों का माल स्वाहा हो जाएगा।
तो इस तरह के अगर आपको रिस्क से बचना है तो आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स का एक फंक्शन होता है इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस का हेल्प ले सकते हो और इंश्योरेंस के थ्रू आप अपने जितने भी अननेचुरल तरीके से या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या कोई भी ऐसे अनहैपनिंग इवेंट हो जाती है तो उससे बचने के लिए आप इंश्योरेंस का हेल्प ले सकते हो। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय द ब्रांच ऑफ कॉमर्स की कौन सी ब्रांच से, बाय द ब्रांच ऑफ इंश्योरेंस। एंड ऑल्सो इफ यू हैव मेड समथिंग बट पीपल डू नॉट नो अबाउट दैट, if people don't know about your product, how they will gonna purchase that? No. So अगर उनको खरीदना है तो उनको जानना पड़ेगा कि यार आपका प्रोडक्ट है मार्केट में, और आपका प्रोडक्ट है मार्केट में कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो एडवर्टाइजिंग also a branch of commerce. It helps in removing the hindrance of knowledge. So it also helps in the removing the hindrance of knowledge by the branch of advertising. So these are the branch of commerce, or these are the function of commerce, that it provides link between manufacturer and customer. It also provides transportation facility, so the goods can be transported from where it manufactured to there where it is all जहां ये बनती है वहां से कहां तक पहुंच सकेगी, जहां पर इसको अल्टीमेटली क्या करना है, परचेस करना है। It also helps in removing the hindrance of time, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर कोई चीज नहीं बन सकती तो उसको कैसे स्टोर करना है। कॉमर्स का वेयर हाउसिंग फंक्शन इसमें हेल्प करता है। एंड ऑल्सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस तो बैंकिंग जो सेक्टर है इसको हेल्प करता है। इफ यू हैव अ risk factor in your mind and you don't want to take more risk, you can get the help of insurance. It will help in removing the hindrance of risk, and also it helps in removing the hindrance of knowledge by the branch of advertising in commerce. कैसे लिखना है इसके लिए अगर किसी को चाहिए नोट्स, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। हम यहाँ पे समझा रहे हैं पूरी तरीके से, अंदर की बातें बताते थे, बट उसका एक्सप्लेन करने के लिए लिखा नहीं हुआ, सिर्फ पॉइंट लिखे हुए, वो आप अपनी बुक से लिख लें, या फिर अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो कमेंट में नोट्स कमेंट कर दें, ठीक है। इसे नोट कर ले, लास्ट बचा है बिजनेस रिस्क। Here we go with the last topic of this chapter. To start with what is business. Business is an economic activity जहाँ पर हम कुछ खरीदते, बेचते या बनाते हैं या सर्विस देते हैं रेगुलर बेसिस पे, और प्रॉफिट कमाना हमारा इंटेंशन रहता है और रिस्क उठाना होता है। रिस्क उठाना होता है। रिस्क होता क्या है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रिस्क? तो रिस्क का मतलब लोगों को लगता है लॉस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। हाँ, लॉस होना रिस्क होता है। और इनएडिक्वेट प्रॉफिट होना, मतलब जितना सोचा था उससे कम प्रॉफिट होना, इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क। रिस्क होता क्यों है या उसका फीचर्स अगर हम लोग देखें उसको और अच्छे से समझे, यानी लॉस होना या कम प्रॉफिट होना रिस्क कहलाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है आपका, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है ये। अनसर्टेनिटीज क्या होती है यार, आपको पता है रिस्क क्यों होता है? रिस्क का मतलब लॉस हो जाना। लॉस क्यों हो सकता है? लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि जो आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं, कुछ अननेचुरल चीजें हो गई। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोविड हो गया, सरकार ने क्या कर दिया, कोई नई पॉलिसी ले आई, उस पॉलिसी के तहत क्या हो गया, आपका जो बिजनेस आइडिया था उसको बैन ही कर दिया गया। आपने पॉली बैग बनाने का सोचा था वो खत्म ही कर दिया गया। तो सरकार की कोई नई पॉलिसी आ गई, कोविड आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए जो कि आपने नहीं सोचा था। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो रिस्क इसलिए होता है बिकॉज बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, हम जानते नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सारे ही बिजनेस में होता है ये, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसा कोई भी आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि जिसमें थोड़ा भी आपका लॉस होने का या कम प्रॉफिट होने का चांसेस नहीं है। ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। इट ऑल्सो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा
उसमें लॉस होने के चांसेस या कम प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। आप सिर्फ लॉस होने के चांसेस को रिस्क मत समझो। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जितना सोचा था उससे कम प्रॉफिट है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिस्क। एंड प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। बोलता है कि यार हम रिस्क उठाते क्यों हैं? बिकॉज प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। ये जो नेचर है उससे उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पूछा जाता, बट यहाँ पे जो है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें 4 है बस। लास्ट हमारे लेक्चर में यही 4 चीज बताना है हमें। पहला नेचुरल कॉजेस, एक्चुअली में कारण क्या है, किस कारणवश क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है या कम प्रॉफिट हो सकता है। तो 3-4 इसके कॉजेस होते हैं। पहला नेचुरल कॉजेस, जैसा हमने बताया यार, कोविड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो सकता है, या फिर फ्लड आ गई। इस वजह से आपके नेचुरल कॉजेस की वजह से कुछ हो सकता है, बिजली गिर गई, आपका पूरा स्टॉक खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो गया, कुछ वायरस फैल गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपका क्या हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, या जितना आपने सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं होगा। फिर कुछ ह्यूमन कॉजेस हो सकते हैं। डिसऑनेस्ट आपके क्या है, आपके एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट है, या फिर कोई आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है कि आप कहाँ से सामान खरीदते हो और कहाँ पर इसको बेचते हो, क्या प्रॉफिट का मार्जिन रखते हो, टेंडर कैसे आपको मिलता है। तो डिसऑनेस्टी किसी ने कर दी, या केयरलेस, आपके काम चोर सारे के सारे एम्प्लॉय हैं, सही से मैनेजमेंट को देखते ही नहीं है, केयरलेस एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, जिससे आप काम करवाओगे। मेनली कारण प्रैक्टिकल लाइफ में ह्यूमन कॉजेस बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर आप कभी भी कोई बिजनेस करोगे तो वो सही नहीं मिलते हैं आपको, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपका बिजनेस है, वो तो एक एम्प्लॉय है, उनको सैलरी उठानी है, वो काम चोरी करते हैं। धीरे धीरे कस्टमर को लगता है यार सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही है, और प्रॉफिट होना कम होने लगता है और लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ह्यूमन कॉजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप धंधा करते हो तो सही एम्प्लॉयज को अपने पास रखना। इसके बाद आता है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते हो, ये सारे डिमांड से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इस डिमांड के फैक्टर में सब बता ही दिया जाएगा आपको कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते जा रही हैं, इसकी वजह से फैशन में चेंजेस होते जा रहे हैं, इसकी वजह से आपने जो स्टॉक खरीदा था वो अब उसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता है, या फिर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, या फिर ऐसा हो जा रहा है कि लोगों की नेशनल इनकम कम हो गई है, या फिर लोगों की सोच में कुछ बदलाव आ गया है, नया कुछ ट्रेंड आ गया है। तो इस तरह से अगर कुछ हो रहा है, सरकार ने कुछ नई नीति ले आई है, गवर्नमेंट की भी जो भी पॉलिसीज होंगी वो इसी के अंदर आ जाएंगी। आपका जो सामान आप बना रहे थे वो बैन ही हो गया, उसको आप बनाने की अनुमति ही नहीं दी गई है। इस तरह का कुछ भी आता है तो वो आता है इकोनॉमिक कॉजेस में। अगर आपको इकोनॉमिक कॉजेस समझ में नहीं आता है तो जो चीज समझ में ना आए उसमें इकोनॉमिक कॉजेस टिक कर देना, क्योंकि ये सबसे अलग होता है। फिजिकल कॉजेस, या जिसको अदर कॉजेस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये रिलेटेड होता है विद मशीन्स जल गई, ब्रस्ट, फूट गया मशीन, आउटडेटेड हो गया, मशीन से रिलेटेड अगर कुछ बोला है ना तो वो आता है आपके अदर कॉजेज या फिजिकल कॉजेज में, क्योंकि मशीन से ही सारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर उसमें कोई भी लापरवाही हुई या आउटडेटेड हो गई वो, या ज्यादा काम करने की वजह से खराबी आ गई, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगा और आपको लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक कॉजेज आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब डिमांड चैप्टर पढ़े रहोगे। अदरवाइज आप यहाँ पे समझ लो फैशन में चेंज होना, लोगों की सोच में चेंज होना, या फिर कोई इकोनॉमिक फैक्टर में चेंज होना, इन्फ्लेशन रेट में चेंज होना, तब इकोनॉमिक कॉजेस में वो आ जाता है, उस वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ तक हमने बता दिया बिजनेस रिस्क के बारे में, और ये सबसे लास्ट टॉपिक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमें एनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।